नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। कांग्रेस की यात्रा पर मंत्री विश्वास सारंग ने साधा निशाना। कांग्रेस राहुल गांधी और नेहरू परिवार बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने से पहले नेहरू द्वारा बाबा साहेब के अपमान के लिए क्षमा मांगे। नेहरू और कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब का अपमान किया। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर संविधान का अपमान किया। राहुल गांधी और नेहरू परिवार अम्बेडकर की भूमि महू में सबसे पहले माफी मांगे। पंजाब में बाबा साहेब की मूर्ति के अपमान पर मंत्री सारंग का बयान। पंजाब में अराजकता की स्थिति है। पंजाब की आप सरकार अपने वादों के विपरीत काम कर रही है। पंजाब में इस अराजकता का कारण आम आदमी पार्टी की सरकार है। उत्तराखंड में नेशनल गेम्स पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान। उत्तराखंड नेशनल गेम्स में मध्य प्रदेश से 313 खिलाड़ियों का दल भेजा गया है। पिछले वर्ष से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद इस बार नया प्रयोग करते हुए प्रतियोगिता के पूर्व खिलाड़ियों के कैंप उत्तराखंड में लगाए गए हैं। कैंप के जरिए खिलाड़ी उत्तराखंड के वातावरण में ढल सकेंगे। मंत्री विश्वास सारंग ने शीश महल को लेकर केजरीवाल पर साधा निशाना। केजरीवाल ने नोटंकी का षड्यंत्र कर सत्ता हासिल की। केजरीवाल ने सरकारी आवास न लेने का नाटक किया, फिर करोड़ों रुपए खर्च कर राजमहल बना लिया। केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर है। केजरीवाल का असली चेहरा अब जनता के सामने, चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। हम तो पहले से ही कहते आए हैं कि यदि कांग्रेस को, राहुल जी को, नेहरू परिवार को अंबेडकर साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का मन बना है तो पहले वो नेहरू जी ने जिस प्रकार से अंबेडकर साहब को अपमानित किया उसके बारे में क्षमा याचना तो कर लें। इतिहास इस बात का गवाह है। अंबेडकर साहब को हर समय नीचा दिखाने का काम जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने किया। अंबेडकर साहब को जवाहरलाल नेहरू जी ने कभी संसद में नहीं पहुंचने दिया, चुनाव हराने का काम किया। अंबेडकर साहब ने स्वयं मंत्री पद से इसी बात को लेकर इस्तीफा दिया था कि उन्हें लगातार अपमानित किया जा रहा है, उनकी योग्यता का सही उपयोग नहीं किया जा रहा। इतिहास इस बात की पूरी तरह गवाही देता है कि नेहरू जी ने हर समय अंबेडकर साहब और उनके विचारों को अपमानित करने का काम किया। संविधान बचाने की बात राहुल गांधी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, भाषणों में ये बात अच्छी लगती है, परंतु यदि वो सही रूप में इस तरह की बातें करते हैं तो इंदिरा जी ने जिस प्रकार से हिंदुस्तान के संविधान को तिलांजलि देते हुए आपातकाल लगाया था, उसकी भी तो माफी मांग ले राहुल जी। निश्चित रूप से महू हम सबके लिए अंबेडकर साहब की जन्म स्थली तो है ही, पर उसके साथ साथ इस देश के संविधान के रचयिता की तीर्थ भूमि भी है। यदि वो वहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ पर आकर यदि बातचीत कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लगेगा कि वो सबसे पहले नेहरू जी ने जो अंबेडकर साहब का अपमान किया है उसके बारे में क्षमा याचना करें, क्योंकि उन्हीं के तो वंशज हैं। नेहरू जी की परिवार की राजनीतिक रोटी तो ही तो वो सेक रहे हैं, और मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो राहुल गांधी जी का स्वागत करूंगा यदि उन्होंने मध्य प्रदेश की धरती से जवाहरलाल नेहरू ने जो अंबेडकर साहब का अपमान किया था उसके लिए यदि उन्होंने क्षमा मांग ली तो मैं स्वयं राहुल जी का स्वागत करूंगा। उनमें इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतना साहस होना चाहिए कि वो ये बात को स्वीकार करें कि जवाहरलाल नेहरू जी ने अंबेडकर साहब का अपमान किया था। उत्तराखंड में नेशनल गेम्स हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमने पूरी तरह से हमारे खिलाड़ियों को तैयार करके एक बड़ा दल 331 खिलाड़ियों का उत्तराखंड भेजा है। उसमें हमारे 100 ऑफिशियल्स भी जा रहे हैं। हमारा पिछले साल का जो प्रदर्शन है उससे बेहतर प्रदर्शन करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बार हमने मध्य प्रदेश में एक नया प्रयोग और किया है, क्योंकि उत्तराखंड में मध्य प्रदेश से भिन्न क्लाइमेट है, वहाँ ज़्यादा ठंड है, तो हमने एडवांस में हमारे खिलाड़ियों का उत्तराखंड में शिविर लगाया है जिसमें वो उस आबो हवा, उस जलवायु से इम्यून हो सके और उसके बाद उनका प्रदर्शन बेहतर हो सके। हमारे खिलाड़ी रवाना हो गए। मैंने स्वयं खिलाड़ियों से बातचीत की है। पूरे उत्साह के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ हम मध्य प्रदेश का प्रदर्शन उत्कृष्ट करने का प्रयास करेंगे। सर
यार ऐसे छात्र हैं जो कह रहे हैं कि उन्हें लैपटॉप नहीं मिला, 9 महीने हो गए रिजल्ट को। पहले भी आप खुद ने भी लैपटॉप बांटे हैं जिसमें 75%। देखिए, सरकार की जो जो योजना है उसका पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ऐसी कोई डेडलाइन उनको लेकर? देखिए, मैंने जैसा कहा, जो जो योजनाएं हैं उसका पूरी तरह से पालन होगा। संविधान है तो कांग्रेस के लिए गीता, पुराण, बाइबल से भी के समान पवित्र है। अब देखिए, केवल भाषण दे देने से, कह देने से काम नहीं चलता। आपकी कथनी और करनी का अंतर ही आपके भाव को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस ने हर समय संविधान का और संविधान के रचयिता अंबेडकर साहब का अपमान किया है। कांग्रेस के नेता केवल चुनावी फायदा लेने के लिए संविधान की बातें करते हैं, पर संविधान को हर समय अपमानित करके इस देश में राजनीति करने का काम कांग्रेस ने ही किया है। सर बस एक सवाल पर एक युवक ने हथौड़े से मतलब उसकी मूर्ति को विक्षिप्त किया है, उसको लेकर। देखिए, पंजाब में अराजकता की स्थिति है। पंजाब की सरकार जिन बातों को लेकर सत्ता में आई थी उसके विपरीत वो काम कर रही है। अंबेडकर साहब का अपमान कांग्रेस भी करती आई है और केजरीवाल जी भी करते आए। उन्होंने पंजाब के चुनाव में तो अंबेडकर साहब का नाम लेकर बहुत राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास किया, पर आज लगातार चाहे पंजाब की कानून व्यवस्था की बात करें या इस तरह महापुरुषों खासकर अंबेडकर साहब के अपमान की बात करें, इसमें अव्वल है पंजाब, और इसका पूरा कारण वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली चुनाव के बीच बीजेपी ने जबलपुर रविवार गणतंत्र दिवस की दोपहर माड़ोताल थाना अंतर्गत जबलपुर के थोक फटाका बाजार में भीषण आग लग गई। जबलपुर रविवार गणतंत्र दिवस की दोपहर माड़ोताल थाना अंतर्गत जबलपुर के थोक फटाका बाजार में भीषण आग लग गई। पटाखा बाजार से उठता काला धुआं और धमाकों से पूरा कठोंदा गूंज गया। दहशत में लोग सड़कों पर आ गए। वहीं सोशल मीडिया पर घटनाक्रम से जुड़े कई वीडियो भी वायरल होने लगे। घटना की सूचना लगते ही कलेक्टर दीपक सक्सेना, एसपी संपत उपाध्याय भी मौके पर पहुंच गए। वहीं शाम होते होते कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह भी अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ पटाखा बाजार जा पहुंचे। हालांकि फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और लगातार आग बुझाने की कार्रवाई जारी रखते हुए आग पर काबू पा लिया गया। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि 4 दुकानों में आग लगी थी, लेकिन जल्दी प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया और आग पर लगभग काबू पाया जा चुका है। इस घटना की जांच की जा रही है कि आखिर आग कैसे लगी। इसके साथ ही इस पूरी घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि की कोई खबर नहीं है। वहीं नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। सूचना मिली कि कठौंदा में पटाखा बाजार में आग लगी है और मौके पर आने पर जानकारी मिली है। यहाँ सांसद जी, विधायक जी, कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय सभी यहाँ पर पहले से उपस्थित हैं और जानकारी मिली है कि केवल 5 दुकानें ऐसी हैं जो पूरे तौर पर जली हैं और बाकी दुकानों को बचा लिया गया है और समय रहते प्रशासन ने जो आवश्यक कदम थे वो आज उठा लिए, जिसके कारण से और ये आग नहीं फैल सकी है, लेकिन 5 दुकानों को ये भारी नुकसान हुआ है। अभी सब स्थिति नियंत्रण पर है? अभी स्थिति नियंत्रण पर है। प्रशासन के सभी अधिकारी, कमिश्नर नगर निगम भी यहीं पर हैं और सभी ने ये जानकारी दी है कि पूरे तौर पर नियंत्रण में है और अभी रात भर भी यहाँ सावधानी रखेंगे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ रात में भी यहाँ पर रहेंगी ताकि कोई अनहोनी होने की स्थिति में उसको काबू में किया जा सके। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है। जबलपुर में 26 जनवरी की शाम एक मजार में भगवा ध्वज लगाने का मामला सामने आया है। घटना उस समय की है जब गणतंत्र दिवस में डीजे के साथ बड़ी संख्या में लोग रैली लेकर ग्वारीघाट से गोरखपुर तरफ आ रहे थे। जबलपुर में 26 जनवरी की शाम एक मजार में भगवा ध्वज लगाने का मामला सामने आया है। घटना उस समय की है जब गणतंत्र दिवस में डीजे के साथ बड़ी संख्या में लोग रैली लेकर ग्वारीघाट से गोरखपुर तरफ आ रहे थे। इसी दौरान जैसे यह रैली पोली पाथर के पास पहुंची, तभी एक युवक गाड़ी से उतरा और दरगाह में घुसकर भगवा ध्वज लगा दिया। पीछे पीछे बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। दरगाह में मौजूद लोगों का आरोप है कि काफी देर तक हंगामा करते रहे। घटना की जानकारी मिलते ही ग्वारीघाट थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मौजूद लोगों की शिकायत पर हंगामा करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की प्राथमिक जांच में पता चला है कि ग्वारीघाट निवासी सोनू सैनी ने दरगाह में झंडा लगाया था। रविवार को डीजे की धुन में अक्षत सैनी और उसके साथी झंडा यात्रा निकाल रहे थे, जिसके लिए एक दिन पहले गोरखपुर एसडीएम ने अनुमति भी ले ली।
जिसके लिए एक दिन पहले गोरखपुर एसडीएम से अनुमति भी ले ली गई थी। जैसे ही झंडा जुलूस बाबा हजरत जलालुद्दीन दरगाह के पास पहुंचा, तभी सोनू सैनी गाड़ी से उतरा और दौड़कर अंदर घुसा। इस दौरान उसके साथ और भी साथी थे। रफीक अहमद ने बताया कि यह दरगाह सालों पुरानी है, जहां अक्सर लोग नमाज अदा करने के लिए भी आते हैं। रविवार को भी भीड़ की शक्ल में लोग जूते पहनकर अंदर घुसे और बावली में भगवा ध्वज लगा दिया। इस दौरान जब उन्हें मना किया गया तो गाली गलौज करना शुरू कर दिया। विवाद बढ़ता देख ग्वारीघाट थाना पुलिस को सूचना दी गई। रफीक अहमद ने बताया कि ग्वारीघाट थाना प्रभारी के सामने ही वो लोग धमकी दे रहे थे कि अगर बावली से ध्वज निकाला तो जीने नहीं देंगे। मौके पर बढ़ रहे विवाद को देखते हुए थाना प्रभारी ने हंगामा कर रहे लोगों को दरगाह से बाहर निकाला और फिर गेट लगा दिया। जानकारी लगते ही सीएसपी एचआर पांडे भी मौके पर पहुंच गए। सीएसपी ने बताया कि ग्वारीघाट निवासी अक्षत सैनी ने एसडीएम से झंडा जुलूस की अनुमति ली थी। इसी में शामिल सोनू ने दरगाह में झंडा लगा दिया। सीएसपी ने बताया कि सोनू सैनी के खिलाफ मारपीट, अड़ीबाजी, बलवा सहित अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। रफीक अहमद की शिकायत पर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई है। झंडा जुलूस के लिए अक्षत सैनी ने अनुमति ली थी, उसकी जिम्मेदारी थी कि किसी भी तरह का विवाद ना हो। इसके बाद ये कृत्य किया गया। अक्षत सैनी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चार व्यक्ति थे वहाँ, 2 बनाने वाले थे, एक भैया थे राजू भाई, मैं था। अचानक वो भीड़ की शक्ल में आए, हम लोग गाली बकने लगे। गाली बकते हुए जूते पहन के इस तरीके से मारते हुए झंडा लेके, वो अपने धार्मिक झंडा लेके हम लोग के बावली दरबार में चढ़ा दिए और बोलते जिसने खोला ना तो यहीं काट के बावली में फेंक देंगे। बोले साहब हम लोग अभी सब मिटाना है, तब कुछ दिन रुक जाओ, बताते हैं हम लोग अभी। तो हम लोग बोले मैडम थे, हमने उनसे एक शब्द बोलते तो हम लोग को बहुत तरीके से, इतनी ज़्यादा भीड़ की शक्ल में थे वो कि हम लोग उनको रोक नहीं पाते। 4 व्यक्ति थे, 2-3 तो हट गए, हमें 2 ही तो बचे। तो हम मना कर रहे हैं, मानने को तैयार नहीं, गाली गलौज करने लगे कि फिर उतना ही स्टाफ पहुंच गया थाने का। तो थोड़ा सा तो हम मैडम से बात करें, हमने मैडम जी चीज़ अच्छी नहीं है, आप देखें। तो मैडम बोली अभी आप रुक जाएं, 2 मिनट रुको, अभी माहौल को समझो। तो हम वहाँ पर मैडम से बात कर रहे हैं, वो फिर गाली बकने लगे मेरे को। दादा को धक्का मारे, हमको धक्का मारे, बदजवानी करने लगे कि ये तुम लोग क्या बना रहे हो, ये क्या करने आते हो यहाँ। तो बहस करने लगे, गाली गलौज मेरे को बकने लगे। तो हम स्थिति में नहीं रहे कि हम उनके साथ कुछ कर लें। फिर क्या हुआ? बस यही चल रही थी, स्टाफ आ गया पुलिस का। मैडम ने फिर उनको बाहर निकाला, मैडम से बदसलूकी करने लगे, बेटे से बात करने लगे। मैडम ने फिर धक्का दिया उनको, बहुत सी बातें हुई वहाँ पर। मैडम ने बाहर से गेट लगा दिया, बोले जी झंडा हम निकाले आप लोग तो सोच लेना। फिर इस तरीके के उन्होंने। आपका नाम? रफीक अहमद। सर क्या घटनाक्रम हुआ है यहाँ पर? ये आज अक्षत सैनी ने झंडा जुलूस का परमिशन लिया था और वो झंडा जुलूस निकल रहा था जिसमें एसडीएम साहब की परमिशन थी। तो इसके द्वारा जो एक सोनू टाल है, सोनू सैनी, आपराधिक प्रवृत्ति का है और इसके द्वारा अचानक यहाँ पुलिस झंडा ले करके और यहाँ मज़ार में घुस के झंडा लगाया, जिसमें तत्काल थाना प्रभारी ग्वारीघाट में जाकर के उसको हटाया और उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। अपराध पंजीबद्ध करके उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और जिसने ये परमिशन ली है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। उनके द्वारा भी जो परमिशन ली है उसका उल्लंघन किया गया है, कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई उत्पात मचाया गया यहाँ पर? क्या? नहीं, वही झंडा लगाने का प्रयास, अंदर लगाया झंडा उनने बजरंग दल का मज़ार में, जो धार्मिक भावना पहुंची कुछ लोगों को। तो उसमें गिरफ्तारी अब तक हो पाई नहीं, अभी घटना है, पंजीबद्ध करवा रहे हैं वो और पंजीबद्ध अपराध हो रहा है, फिर इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये पुराना विवाद था और यहाँ पर इसको लेकर कई संगठनों ने विवाद नहीं, ऐसा तो कोई विवाद नहीं आया अभी तक हमारे सामने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान। मध्य प्रदेश में फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने वाला है।
प्रधानमंत्री मोदी 24 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने भोपाल पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 राज्य का सबसे बड़ा निवेश सम्मेलन है। यह आयोजन राज्य की औद्योगिक क्षमता, निवेश के अवसरों और नीतिगत पहलों को प्रदर्शित करने का एक प्रमुख मंच है। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश विदेश के 15,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। देश विदेश के प्रमुख उद्योगपति सम्मिलित होंगे। 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों से सहभागिता की सहमति मिल गई है। हमारा लक्ष्य 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि की सहभागिता है। समिट में 4 प्रमुख विभागीय सम्मेलन, विशेष प्रवासी सत्र, सेक्टोरल सेशन और बायर सेलर मीट शामिल है। ऑटो और टेक्सटाइल एक्सपो के माध्यम से नवीन तकनीकों का प्रदर्शन भी आकर्षण का केंद्र होगा। एक जिला एक उत्पाद की अनूठी प्रदर्शनी राज्य की विविधता को दर्शाएगी। मध्य प्रदेश पवेलियन भी आकर्षण का केंद्र होगा। कार्यक्रम स्थल राष्ट्रीय मानव संग्रहालय अतिथियों के लिए आकर्षण का केंद्र, प्रमुख केंद्र होगा। मानव संग्रहालय संगठन इसके लिए काम कर रहा है। राज्य ने समिट की तैयारी में व्यापक आउटरीच कार्यक्रम चलाया है। ग्वालियर, चंबल, महाकौशल, विंध्य और मालवा निमाड़ क्षेत्रों में सफल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किए गए। इन सम्मेलनों में स्थानीय उद्योगों की सक्रिय भागीदारी रही और कई महत्वपूर्ण निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। भोपाल को समिट की तैयारी के लिए सजाया जाएगा। सभी विभाग इसके लिए काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ट्राइबल की सबसे बड़ी आबादी साथ रहने वाला प्रदेश है। हम इसे विश्व के सामने रखेंगे। कल से मैं जापान की 4 दिन की यात्रा पर रहूंगा। जापान, जर्मनी और यूके में निवेश की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन जो 24-25 पर होने वाला है, हमें इस बात का संतोष है कि जो इस प्रकार से हमारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई है और एक तरह से इसका समारोह करते हुए मध्य प्रदेश ने निवेश के आकर्षक जो प्रस्ताव दिए हैं, इसके एक कंक्लूजन के रूप में लास्ट में एक बड़ा कार्यक्रम भोपाल राजधानी में करने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें 24 तारीख को आने वाले हैं। हम सबका सौभाग्य, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पहली बार भोपाल में होगी। ये हमारी राजधानी बनने के बाद का बड़ा आयोजन है और खास करके इस आयोजन के पीछे जितने बड़े प्रकार की तैयारी होना चाहिए थी, जितने अच्छे स्थान का चयन होना चाहिए था, वो सब बातों का ध्यान रख रहे हैं। मुझे इस बात का भी संतोष है कि 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता के लिए अपनी सहमति दी है। सब मिलाकर के मुख्य उद्घाटन कार्यक्रम में लगभग 3,000 लोग और 2 दिन तक 15,000 से ज्यादा इन्वेस्टर इसमें प्रतिभागी बनकर आकर के इस कार्यक्रम में हम सबका मान सम्मान भी बढ़ाएंगे और उनके लिए हमारे प्रदेश में निवेश की बड़ी संभावनाओं पर वो खुद भी अपना प्रतिभागी बनकर के भाग लेंगे। समिट में 4 प्रमुख विभागीय सम्मेलन, विशेष प्रवासी सत्र, सेक्टोरल सेशन, बायर सेलर मीट, ऑटो एवं टेक्सटाइल एक्सपो के साथ नवीन तकनीकों का प्रदर्शन का भी मुख्य आकर्षण रहने वाला है। एक जिला एक उत्पाद की अनूठी प्रदर्शनी राज्य की विविधता को भी दर्शाएगी। यहाँ बने हुए हमारे मानव संग्रहालय के आदिवासी अंचल की रहने सहने की जो उनकी जिंदगी के जो खूबसूरत एक तरह से उनकी अपनी जीवन की वो जो खूबियां हैं, उससे भी परिचित होने का एक तरह से ये स्थान हमारे लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र भी बनेगा। एक तरह से मध्य प्रदेश देश के अंदर ट्राइबल का सबसे ज्यादा आबादी के साथ रहने वाला प्रदेश है, तो हमारे लिए इस बात का आनंद है कि हम अपने आदिवासी अंचल की उन सारी बातों को विश्व के सामने भी रखें और हजारों लाखों साल से जीते जीते जिस प्रकार से हमारे अपने आदिवासी भाइयों बहनों ने अपनी जिंदगी के उन सारी बातों को बचा के चले हैं, जिसके कारण से उनकी संस्कृति गौरवान्वित होती है, उससे भी लोग परिचित होंगे। हम सब आज यहाँ मध्य प्रदेश के सभी खासकर भोपाल के स्तर पर होने वाले इस आयोजन को लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो के माननीय सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, इस अवसर पर माननीय विधायक हमारे भगवान दास सबनानी जी, रामेश्वर शर्मा जी, हमारी महापौर मालती राय जी, सभापति हमारे सूर्यवंशी जी, नगर जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के आयोजन में भोपाल स्तर पर सब तरह के लोग इसमें सहभागी होकर के एक तरह से आयोजन समिति बने, क्योंकि ये भोपाल ने प्रदेश की मान सम्मान का और हम सबके लिए आनंद का विषय है। यशस्वी प्रधानमंत्री का इसमें आकर के शामिल होना ये 4 चांद लगाने के बराबर है और ये प्राकृतिक रूप से भोपाल वैसे भी इतना सुंदर है कि बड़े तालाब का स्थान ये अपने आप में बहुत अद्भुत बनेगा। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि अभी कई और दौर के बारे में कई बार में आप सबसे प्रेस से बात भी करेंगे,
लेकिन आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए हम नए दौर की नई कहानी लिखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा ये उद्योग वर्ष जो हमने घोषित किया है, मध्य प्रदेश सरकार उद्योग वर्ष जब मनाने जा रही है तो ग्लोबल समिट के माध्यम से हम भविष्य के बड़े टारगेट लेके आगे चल रहे हैं। आप सबकी मदद से निश्चित रूप से मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से न केवल समृद्ध होगा बल्कि देश के सबसे अच्छे राज्यों में शुमार होगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। भोपाल भारत माता रथ यात्रा का भव्य आयोजन विश्व हिंदू महासंघ द्वारा 26 जनवरी 2025 दिन रविवार को भव्य भारत माता रथ यात्रा का आयोजन किया गया है, जो कि भारत माता रथ यात्रा प्रातः 9 बजे से मुख्य मार्ग मिसरोद शिव मंदिर से प्रारंभ होकर 11 मील सहारा स्टेट भारत माता मंदिर पहुंची। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। यह जानकारी प्रदेश अध्यक्ष हिंदू मुकेश जोशी ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज, राष्ट्रीय संरक्षक विश्व हिंदू महासंघ, मुख्यमंत्री एवं यात्रा में रथ पर सवार महंत पप्पू महाराज के साथ कई संत इस यात्रा में विराजित हुए थे। यात्रा में ऊंट, घोड़े, डीजे एवं ताशा के साथ धूम धके से यह यात्रा शहर के प्रमुख मार्ग से निकली। इस यात्रा के आयोजक आकाश ठाकुर, सनी, सचिन, अतुल, अंकित, धीरज, दीपक, हृदेश, आकाश, पन्ना पाटीदार, सुरजीत, अवध नारायण घाटी, अच्छू, सौरभ, सोनी, रवि, निहाल, शुभम, स्थिति, दीपक, रोहित, आकाश, निकेत, गौरव, लोकेश, अतुल, अमन, मनीष, रितेश, अभिषेक, गोविंद, सुभाष, आदर्श, छोटू, आशीष, सोम, शिवा, अमित, राजा, सुनील, सूरज, जगदीश, विकास, राहुल, राजेश, अखिलेश, आनंद, देशराज, हिंदू मुकेश जोशी, हिंदू अशोक कुमार, प्रदेश महामंत्री विश्व हिंदू महासंघ भोपाल, हिंदू मनीष जोशी, प्रदेश अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा संगठन भोपाल, हिंदू शुभम कुशवाहा, प्रदेश महामंत्री विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा संगठन भोपाल, निवेदक विश्व हिंदू महासंघ भोपाल आदि। मेरा नाम है हिंदू मुकेश जोशी और विश्व हिंदू महासंघ से प्रदेश अध्यक्ष परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी विश्व हिंदू महासंघ का नेतृत्व करता हूँ मध्य प्रदेश का। उनके द्वारा यह यात्रा 12 वर्षों से निकाली जा रही है। ये हमारी ये यात्रा होती है निरंतर 12 सालों में मिसरोद जो शिव मंदिर है पटेल मैदान से शुरू होती है और मिसरोद बस्ती से अंदर से हनुमान मंदिर का परिक्रमा लगाते हुए बस्ती से निकलकर होशंगाबाद रोड से सीधी भारत माता मंदिर सहारा स्टेट के लिए आती है। 12 साल से सभी जितने यात्री हमारे साथ में चल रहे हैं और जो बाहर से जो भारत माता के जितने पुत्र और जितनी माताएं बहनें आती हैं, सबका भोजन और प्रसादी होकर भारत माता आरती के बाद समापन होता है। ये हमारे अंदर केवल भारत माता के प्रति हमारा प्रेम है, इसमें कोई राजनीति या ऐसा कोई सिस्टम में नहीं है। बोलो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।